नमस्कार दोस्तों, योगेश महाजन लीगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रही हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे ताकि समय समय पर आपको लीगल और न्यू जजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया, जो कि सिविल अपील नंबर 9720/2014, जिसमें अपीलेंट एक कंपनी है और मींस एक बैंक लिमिटेड कंपनी है और रेस्पोंडेंट्स जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बेंगलोर एंड अनदर है। तो दोस्तों, इस जजमेंट में पॉइंट को डिटेल में समझने से पहले हम कुछ इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस है उसको भी समझ लेंगे। सेक्शन 148 जो है, जो कि सेक्शन जो बताता है वो होता है रीअसेसमेंट ऑफ द इनकम, और सेक्शन 271 ये जो बताता है इशू ऑफ द नोटिस जब व्हेन द इनकम हैज एस्केप्ड द असेसमेंट। तो अब जब भी कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनको पता चले, असेसिंग ऑफिसर ने कोई को लगे कि कुछ इनकम जो है वो असेसमेंट करते समय तो जो दायरे से बाहर चली गई, जो असेसमेंट्स की नज़र में नहीं आई है, तो ऐसे जो कंडीशंस में सेक्शन 148 के अंदर नोटिस है वो दे सकता है। और फिर इस सेक्शन हम देखेंगे 271 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का देखेंगे, जो कि बताता है कि अगर कोई पार्टी जो है वो रिटर्न फर्निश नहीं करती है या कंप्लाई नहीं करती है नोटिस पे, तो अगर कोई कंसील्ड करती है इनकम को, तो उसमें पेनल्टी जो है इम्पोज कर सकती है। और सेक्शन 2 जो सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो चैप्टर्स 19A के अंदर डिफाइंड है, उनके प्रोविजंस को हम थोड़ा सा समझेंगे इस जजमेंट के माध्यम से, और जो कि बताते हैं कि जब भी कोई क्लेम्स मतलब किसी सेटलमेंट कमीशन के सामने समक्ष जाना हो, तो ये जो प्रोविजंस हैं ये मतलब ये इन्वोक किए जाते हैं। 245C जो है, जो अगर कोई पार्टी सेटलमेंट कमीशन के समक्ष जाती है, तो एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ द जो केसेस की एक एप्लीकेशन है वो मूव करती है। और जिसमें और फिर एक सेक्शन जो है 245H है, उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे, जो वो बताता है कि अगर कोई भी जो सेटलमेंट कमीशन के पास पावर होती है कि वो ग्रांट कर सकता है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी। तो दोस्तों, अब इसके जो फैक्ट्स क्या थे, इस केस के जो फैक्ट्स थे थोड़ा सा हम ब्रीफली समझ लेते हैं जजमेंट में जाने से पहले। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने एक सेक्शन 148 के अंदर एक नोटिस दिया था जो बैंक को, और साथ में सेक्शन 271 के अंदर जो पेनल्टी भी थी वो इम्पोज की थी। उन्होंने बताया था कि कुछ इनकम है वो आपने कंसील्ड की है, तो उसको फिर उसके ऊपर जब जो असेसिंग ऑफिसर ने जब अपनी कार्रवाई करनी चालू की थी, तो जो अपीलेंट है उन्होंने एक सेटलमेंट कमीशन के समक्ष अपनी एक एप्लीकेशन है 245C के अंदर, जैसे अभी डिस्कस किया था, वहाँ मूव की थी सेटलमेंट कमीशन में। और फिर लेकिन जो रिस्पोंडेंट है मींस जो कमिश्नर है, उन्होंने जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस है, उन्होंने अपनी जो ऑब्जेक्शंस है वो क्या बताई थी कि जो अपीलेंट बैंक ने यहाँ पर अपनी फुल डिस्क्लोजर ऑफ जो इनकम है वो नहीं बताई है, और जो कि एक प्राइम रिक्वायरमेंट होती है करने के लिए। तो और लेकिन सेटलमेंट कमीशन ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद वो जो ऑर्डर था वो अपीलेंट के फेवर में दिया, और जो रेवेन्यू का जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन है उसे रिजेक्ट कर दिया। अब उसके अगेंस्ट पे रेवेन्यू हाई कोर्ट में गई थी। हाई कोर्ट ने भी पाया कि जो सेटलमेंट कमीशन है का जो ऑर्डर में कोई जो है इन्फर्मिटी नहीं है, कोई कुछ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैटर को रिमांड करके भेज दिया वापस। और उसके बाद उससे एग्रीवेट होकर अपीलेंट ने डिविजनल बेंच में गए। डिविजनल बेंच में जब फिर डिविजनल बेंच ने भी जो है वो अपीलेंट के अगेंस्ट में जो है वो ऑर्डर दिया। फाइनली जो थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो सेटलमेंट कमीशन का जो ऑर्डर था वो एकदम ठीक था, और यहाँ पर जो प्रोविजंस थे वो पूरे तरीके से उन्होंने एनालिसिस किए। कहा कि जो फुल डिस्क्लोजर ऑफ द इनकम है वो अगर असेसिंग ऑफिसर के समक्ष नहीं की गई है बल्कि सेटलमेंट कमीशन में दी गई है, तो जो सेटलमेंट कमीशन के पास पावर होती है 245H के अंदर कि वो इम्यूनिटी है वो ग्रांट कर सकता है।
तो आइए हम थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं और समझेंगे, कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजंस को भी समझेंगे क्या था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो है वो डिसीजन जो है अपीलेंट के फेवर में दिया। तो ये देखिए, जो फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी और जो बैंकिंग का बिजनेस करती थी, और उनका जो टैक्स था वो बेंगलोर में होता था और रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं था, और बिजनेस और बैंकिंग के अलावा भी वो एक लीज बिजनेस भी है वो कर रही थी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल था, सर्कुलर जो 1994 का था। अब अपीलेंट को इनकम वहां से डिराइव हुई थी, बैंकिंग एक्टिविटी से और लीजिंग ट्रांजैक्शन से भी इनकम जो है डिराइव हुई थी। अब अपीलेंट ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है असेसमेंट ईयर 1994, 1995 से लेकर 1999, 2000 तक जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी, और असेसमेंट ऑर्डर्स भी पास हुए थे असेसमेंट ईयर 1997 टू 1998, और सब्सिक्वेंट ईयर्स के अभी पेंडिंग थे। असेसमेंट की जो प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया अभी पेंडिंग ही थी, तब मींस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने कुछ एडिशंस और डिसअलाउंसेस जो हैं, जो असेसमेंट ऑलरेडी कंक्लूडेड हो चुकी थी 1994 से लेकर 1994-95 से लेकर 1996-97 तक की, उसको रीओपन कर दिया। और असेसिंग ऑफिसर ने एक असेसमेंट ऑर्डर था 3 मार्च 2000 का, असेसमेंट ईयर 1997 से 1998 का के असेसमेंट ईयर का पास किया। और जो मेन इशू था इनकम का वो लीजिंग के ऊपर था। असेसमेंट ऑर्डर के मुताबिक कि अपीलेंट ने जो लीज रेंटल रिसीव्ड की है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताया है, तो उस रेंटल इनकम को जो रेंटल इनकम जो है वो बाइफर्केटेड हो जाती है, एक तो कैपिटल रीपेमेंट पोर्शन पे और इंटरेस्ट कंपोनेंट पे। तो इसलिए सिर्फ जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो ही सिर्फ टैक्स के लिए दिया गया है, और जो अदर वर्ड्स में ये बताया गया कि जो अपीलेंट ने लीज थी लोन की, वो एक जो लीज थी एज ए लोन ग्रांट टू द परपोर्टेड लीज टू द परचेज एसेट्स, तो ऑनरशिप जो थी वो लेसिस के ऊपर थी, लेकिन अपीलेंट ने जो डेप्रिसिएशन थी वो क्लेम की थी अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत। और अपीलेंट, चूंकि अपीलेंट ऑनर नहीं थे एसेट्स के, इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन, लेकिन 2009 जून 2000 में असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस सेक्शन 148 के अंदर दिया, जो कि अभी डिस्कस किया था, रीअसेसमेंट ऑफ द इनकम फॉर द एफोरसेड असेसमेंट ईयर, और साथ में एक 271 सब पार्ट सी के अंदर एक प्लेंटी का भी इम्पोज कर दी, मींस जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम होती है उसके ऊपर एक प्लेंटी इम्पोज कर दी। अब प्रोसीडिंग्स जब पेंडिंग थी तो अपील भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में दी गई। रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो थी 100 ईयर से लेकर रेगुलर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स थी वो पेंडिंग थी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के समक्ष। तो अपीलेंट ने सेटलमेंट कमीशन चेन्नई में अप्रोच किया और कि उनके जो इनकम टैक्स लायबिलिटी को सेटल कर दिया जाए अंडर सेक्शन 245 सी सब पार्ट 1, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो वो एक एप्लीकेशन जो थी फॉर्म नंबर सो भरा था, जो फॉर्म नंबर 34B था, जो कि नंबर ये सो था। और यहाँ पर अपीलेंट ने ये प्रे मांगी कि जो टैक्सेबल इनकम थी 1994 से 1995 से लेकर 1999 टू 2000 इश्यूज को देखते हुए, आफ्टर कंसिडरिंग द इश्यूज पर्टेनिंग टू द इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन, तो उनको वो एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए कि जो डेप्रिशिएट हुए हैं लीज एसेट्स को, और जो क्वांटम जो है ऑफ अलाउबल डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80M के तहत, और एग्जेम्पशन जो है 1015 से लेकर 1023G के अंदर मिलनी चाहिए। और डेप्रिसिएशन और जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था वो एज ए परमानेंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसे ट्रीट किया जाना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में किया गया था, बैंक ने क्लासिफाई किया था, जो डेप्रिसिएशन जो किया गया था इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, जो बैंक ने जो क्लासिफाई किया था परमानेंट इन्वेस्टमेंट को, तो ये सारी प्रेयर्स थी वो मांगी थी। और जब असेसमेंट ईयर जो मैटर जब पेंडिंग ही था, तो जो अर्लियर असेसमेंट ईयर का भी रीओपन कर दिया अंडर सेक्शन 4148 के तहत, और अपीलेंट ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट थी वो फाइल की असेसमेंट ईयर्स के सामने। और सेटलमेंट कमीशन के समक्ष जो रिस्पोंडेंट ने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस डाली और कि अपीलेंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे हैं 245C के अंदर, तो इसलिए जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। मींस उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज की कि उन्होंने ट्रू और फुल और ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ इनकम जो है वो
असेसिंग ऑफिसर के समक्ष वो डिस्क्लोज नहीं की है, तो इसलिए ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सेटलमेंट कमीशन ने जो एप्लीकेंट की जो रिस्पोंडेंट की जो ऑब्जेक्शन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और अलाउ कर दी एप्लीकेशन जो अपीलेंट की थी, और परमिशन दे दी अपीलेंट को कि वो क्लेम जो है 245D के अंदर वो कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को फर्दर 245D के अंदर प्रोसीड किया। और फिर रेवेन्यू ने यहाँ चैलेंज किया सेटलमेंट कमीशन को हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में, और क्वेश्चन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेटलमेंट कमीशन की जो ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी जो है कमीशन के ऑर्डर को ठीक माना, लेकिन मैटर को रिमांड कर दिया। और फिर इसके बाद ये उस मैटर को डिमांड करने के बाद जो अपीलेंट है फिर डिविजनल बेंच में चैलेंज किया, और यहाँ ये उठाया कि सिंगल जज ने ये व्यू दिया था। पहले तो सिंगल जज में ये अपने का जो व्यूज थे वो यहाँ पर डिस्कस किए कि उन्होंने बताया कि जो रीजनिंग जो बताई थी सेटलमेंट कमीशन की वो वेग है, अनसाउंड है और कॉन्ट्रेरी टू द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है। तो बर्डन जो है वो अपीलेंट के ऊपर होता है कि वो प्रूव करे कि वो उन्होंने कोई कंसीलमेंट नहीं की है। तो ये सारा अभी तो डिविजनल बेंच का ही बताया गया था। और फिर जब मैटर अभी पेंडिंग ही था तो एक स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल कर दी थी, और यहाँ पर अपीलेंट ने ये चैलेंज किया था कि अभी डिविजनल बेंच के समक्ष ही जो है वो अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी है, रिट अपील पहले पेंडिंग पड़ी है, तो अभी इस ऑर्डर को रिकॉल किया जाए। स्पेशल लीव पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था तो उसको रिकॉल किया जाए, और फिर डिविजनल बेंच ने जो ऑर्डर था वो भी अपीलेंट के अगेंस्ट में दिया था। अब इश्यूज पे आ जाते हैं हम, इश्यूज क्या थे। फिर बाद में डिविजनल बेंच ने जो ऑर्डर था वो अपीलेंट के अगेंस्ट में दिया था, उस ऑर्डर को जो है अपीलेंट ने चैलेंज किया था। तो हम इश्यूज पे सीधा जाते हैं कि क्या इश्यूज थे। इश्यूज थे, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये थे कि अब यहाँ पर ये था कि डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था क्या वो सही था। जो लर्नर सिंगल जज के ऑर्डर को उन्होंने अप्रूव कर दिया था कि सेटलमेंट कमीशन को ने जो डिस्क्रिप्शन जो एक्सरसाइज की है अंडर 245H के अंदर, उसमें इम्यूनिटी जो ग्रांट कर दी है वो डी हॉर्स है एनी मटेरियल टू डिमॉन्स्ट्रेट कि कोई विलफुल कंसीलमेंट नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द असेसी टू एवेड टैक्स ऑन द ग्राउंड की जो रिमाइंडिंग मैटर जो है कि दोबारा से फ्रेश कंसिडरेशन की जरूरत है। और फिर ऑर्डर क्या था वो डिस्कस किया थे। फिर अब यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क था। अब यहाँ पर जो कोर्ट ने जो अपना पहले इश्यूज थे वो डिस्कस किए कि चैप्टर 19A जो है वो बताता है सेक्शन 245A से लेकर 245M तक जो सेटलमेंट कमीशन के लिए बताते हैं, और 245C जो है वो कोर्ट ने यहाँ एनालिसिस किया कि उसका पर्पस ये है कि जो भी एप्लीकेशन जो है सेटलमेंट ऑफ केसेस की मूव करता है सेटलमेंट कमीशन को, तो असेसी ने यहाँ पर डिपार्टमेंट जो सेटल करने के लिए 245C के अंदर अपनी एक एप्लीकेशन में मूव की, और फुल डिस्क्लोजर थी इनकम की वो डिस्क्लोज की, जो कि असेसिंग ऑफिसर के समक्ष जो है वो नहीं की गई थी। तो ये 245C का जो क्लॉज था वो जो है मेंटेनेबल था, और मतलब यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स वो मैच करते हैं। और 245D जो ये बताता था कि जो प्रोसीजर जो है कमीशन सेटलमेंट कमीशन क्या फॉलो करता है। जब एप्लीकेशन रिसीव होती है तो 241C जो है वो कमीशन के पास पावर होती है कि वो रिपोर्ट को कॉल करे कमिश्नर मतलब इनकम टैक्स कमिश्नर से, और जब रिपोर्ट आती है तो नेचर सर्कमस्टांसेस के देखते हुए कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्वेस्टिगेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए सेटलमेंट कमीशन जो है या तो एप्लीकेशन को प्रोसीड करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। और सब सेक्शन 4 जो सेक्शन 245D का के पास जो सेटलमेंट कमीशन के पास पावर है कि उसको एग्जामिन करने के बाद जो रिकॉर्ड्स को देखने के बाद जो रिपोर्ट कमिश्नर ने सबमिट की है और एप्लीकेंट को सुनने के बाद और कमिश्नर के जो इनकम रिस्पोंडेंट रेवेन्यू को सुनने के बाद फर्दर एग्जामिन भी कर सकता है, और जो कोई एविडेंस उसके समक्ष रखा जाएगा तो इसके बाद 245H के पास पावर होती है सेटलमेंट कमीशन के पास कि उनके पास डिस्क्रिप्शन है कि वो इम्यूनिटी जो है एप्लीकेंट को दे सकता है जो भी प्रोसिक्यूशन हुआ हो किसी ऑफेंस के अंदर, और या फिर इंडियन पीनल कोड के अंदर हुआ, और या फिर कोई प्लेंटी जो है इनके ऊपर इम्पोज की हो। तो ऐसे में तो ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी जो है वो कुछ कंडीशन को देखते हुए अगर कमीशन को लगेगा कि वो फिट है टू इम्पोज, तो यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि सेटलमेंट कमीशन ने जो भी किया था अपना एक वेल रीजन्ड ऑर्डर दिया था, और इसमें कोई एरर नहीं थी। हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था कि मैटर को डिमांड करके वापस भेज दिया, और
उसी ऑर्डर को डिविजनल बेंच ने कंफर्म कर दिया था। तो अब जो फाइनल एनालिसिस करने के बाद कोर्ट ने जो अपना जो जजमेंट थी वो ये बताई, वो ये थी कि देखिए यही बताया इन्होंने कि जो सेटलमेंट कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया था वो एक करेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ लॉ के बेसिस पे था, फैक्ट्स ऑफ केस को देखते हुए। हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी कर्नाटका की, बेंगलोर की रिट अपील नंबर जिसमें जजमेंट अप्रूव कर दी थी सिंगल जज की, जो रिट पिटीशन नंबर 1 फाइल हुई थी, जिसमें डायरेक्शन दी थी रिमांड करने की मैटर को सेटलमेंट कमीशन के पास भेजा जाए, फिर से इसको डिटरमाइन किया जाए। तो इसमें क्वेश्चन जो इम्यूनिटी था कि क्या वो इम्यूनिटी दे सकता है प्लेंटी जब प्रोसिक्यूशन इन्फॉर्म्ड होता है, तो उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। जो मैटर को रिमांड भेजा था वो सेट असाइड कर दिया। मींस सेटलमेंट कमीशन का जो भी डिसीजन आया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ठीक है। डिविजनल सिंगल बेंच जो हाई कोर्ट के जो सिंगल जज थे उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने जो रिमांड किया उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और डिविजनल बेंच ने भी जो सिंगल जज के जो ऑर्डर को अफर्म्ड कर दिया था उसको भी सेट असाइड कर दिया। क्योंकि डिविजनल बेंच का ऑर्डर सेट असाइड हो गया तो सिंगल जज का जो ऑर्डर था वो अपने आप ही उसमें मर्ज हो गया। तो इसमें कोई ऑर्डर नो ऑर्डर एज टू द कॉस्ट। तो ये थी जजमेंट जो कि 25 सितंबर 2023 को दी गई थी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और जजमेंट्स और लीगल से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि समय समय पर जजमेंट्स और लीगल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहे। समय देने के लिए धन्यवाद।